भारत ने यूपीआई बनाया और दुनिया ने उसे कॉपी किया। भारत ने आधार बनाया और दुनिया ने उसे भी कॉपी किया। तो अब भारत ऐसा क्या बना रहा है? और इस बार ये उन 80 करोड़ लोगों के लिए है जो आज भी डिजिटल इंडिया की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और यूपीआई तो इसका सबसे बड़ा सबूत है। और ये कहानी सिर्फ पेमेंट्स पर ही नहीं रुकी। आधार ने डिजिटल आइडेंटिटी को एक नया मतलब दिया और दुनिया भर के कई देशों ने इस मॉडल से सीखा और प्रेरणा ली। तो असली सवाल ये उठता है कि इस सारे डिजिटल क्रांति के बाद भी इतनी बड़ी आबादी पीछे क्यों है? उनके लिए क्या बन रहा है? जवाब है भाषिणी। और ये सिर्फ कोई ट्रांसलेशन ऐप नहीं है। ये भारत की एक बहुत बड़ी कोशिश है अपने पूरे डिजिटल सिस्टम को आवाज और स्थानीय भाषाओं पर चलाने की। तो आज हम यही समझेंगे कि भाषिणी क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका असल दुनिया में क्या असर पड़ रहा है और इसमें अभी क्या-क्या चुनौतियां हैं। इस 80 करोड़ लोगों की समस्या को असल में समझने के लिए ना, चलिए एक रियल वर्ल्ड उदाहरण देखते हैं। चलिए कल्पना करते हैं बिहार के किशनगंज में रहने वाले एक किसान की। उनके पास एक स्मार्टफोन है, वो यूपीआई भी इस्तेमाल करते हैं। पीएम किसान का पैसा भी सीधा उनके बैंक अकाउंट में आता है। सब ठीक लगता है ना? लेकिन अगर उन्हें पीएम किसान स्कीम को लेकर कोई शिकायत दर्ज करनी हो तो, या अपना हेल्थ रिकॉर्ड एबीडीएम पर देखना हो, या किसी सहकारी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना हो तो सब कुछ या तो इंग्लिश में है या फिर स्टैंडर्ड हिंदी में। उनकी अपनी बोली जैसे मैथिली, सुरजपुरी या भोजपुरी वो तो कहीं है ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया एक गलत धारणा पर बना है कि हर यूजर कीबोर्ड पर इंग्लिश या हिंदी में टाइप कर सकता है। और यही धारणा उन 80 करोड़ लोगों के लिए एक दीवार बन गई है। भाषिणी इसी दीवार को, इसी धारणा को तोड़ने की कोशिश है। तो भाषिणी इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसका पूरा नाम है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, यानी भाषिणी। ये सरकार की एक पहल है जिसे मीटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शुरू किया है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। आज की तारीख में इसके पास 300 से ज्यादा प्री ट्रेन्ड एआई मॉडल्स हैं। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ट्रांसलेशन, सब कुछ। और इसका फ्यूचर गोल क्या है? भारत के लिए एक वॉइस फर्स्ट डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना। देखिए, भाषिणी को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक मिडलवेयर लेयर या एक बीच के ट्रांसलेटर की तरह सोचना। मतलब जब कोई अपनी बोली, मान लीजिए मैथिली में कुछ बोलता है, तो भाषिणी के एपीआईज उसे टेक्स्ट में बदलकर ऐप तक पहुंचाते हैं। फिर ऐप का जो भी जवाब होता है उसे वापस मैथिली में बोलकर सुनाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब ओपन एपीआईज के जरिए होता है, जो डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और सरकारी एजेंसियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत के पूरे डिजिटल सिस्टम को कैसे अनलॉक कर रही है और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी ऐप, चाहे वो ओएनडीसी पर सेलर को जोड़ने वाला ऐप हो, हेल्थ रिकॉर्ड वाला पोर्टल हो या बैंक का लोन फॉर्म हो, भाषिणी का इस्तेमाल करके अपनी पूरी सर्विस को वॉइस फर्स्ट और स्थानीय भाषा में बना सकता है। तो ये असल में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? पहला, गवर्नेंस में। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण का तमिल में रियल टाइम ट्रांसलेशन करने के लिए भाषिणी का इस्तेमाल किया। दूसरा, कॉमर्स। ओएनडीसी ने सारथी नाम का एक टूल लॉन्च किया है जो भाषिणी पर बना है। तीसरा, फाइनेंस। सोचिए, अकाउंट एग्रीगेटर की पूरी प्रोसेस जो अभी टेक्स्ट पर चलती है, अगर वो आवाज से होने लगे तो लाखों लोग फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से जुड़ सकते हैं। और चौथा, पूरा इकोसिस्टम। सर्वम एआई जैसी प्राइवेट कंपनियां भी आधार जैसी सेवाओं के लिए भाषिणी पर नए-नए इनोवेशन कर रही हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है। भाषिणी अकेला नहीं है, ये भारत के पूरे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यूपीआई, आधार, ओएनडीसी, इन सब के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लेयर की तरह है, एक इंटरफेस लेयर। जब तक ये सब टेक्स्ट पर आधारित हैं, तब तक सिर्फ वही लोग इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं जो इंग्लिश, हिंदी में टाइप कर सकते हैं। भाषिणी के आने से ये पूरा का पूरा सिस्टम वॉइस फर्स्ट बन सकता है। ये एक जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ भाषिणी के पोटेंशियल की नहीं है। कुछ असल दिक्कतें और चुनौतियां भी हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। पहला, भाषा की क्वालिटी एक जैसी नहीं है।
हिंदी, तमिल जैसी भाषाओं में ये काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन मैथिली, भोजपुरी जैसी बोलियों में इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। दूसरा, भाषणी इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट नहीं। जैसे यूपीआई के ऊपर फोन पे और जीपे जैसे प्रोडक्ट बने, भाषणी के लिए वैसे लास्ट माइल प्रोडक्ट अभी तक नहीं बने हैं। और तीसरा, जो कि बहुत क्रिटिकल है, वो है कंटेंट की एक्यूरेसी। सोचिए, अगर हेल्थ से जुड़ी किसी सलाह का गलत ट्रांसलेशन हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। और ये सारी चुनौतियां इस एक नंबर की वजह से बहुत जरूरी हो जाती हैं। 40 करोड़। जी हाँ, भारत के अगले 30 से 40 करोड़ इंटरनेट यूजर्स कीबोर्ड वाले यूजर्स नहीं होंगे, वो वॉइस यूजर्स होंगे, अपनी भाषा में बात करने वाले। और अगर भाषणी का ये पूरा सपना साकार होता है, तो ये लोग सिर्फ इंटरनेट पर कंटेंट नहीं देखेंगे, वो क्रेडिट लेंगे, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएंगे और अपना व्यापार करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, कीबोर्ड और इंग्लिश हिंदी वाले अतीत से आवाज और स्थानीय बोली वाले भविष्य की ओर। तो कुल मिलाकर ये यूपीआई जैसा ही एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन सिर्फ पेमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी के लिए। पर ये तभी होगा जब कोई ऐसे लास्ट माइल प्रोडक्ट बनाएगा जो असल में किशनगंज और अररिया के लोगों तक पहुंचे। और वो प्रोडक्ट वो अभी तक नहीं बने हैं, और यहीं पर सबसे बड़ा अवसर छिपा है।